हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सफलतागंज में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम संवैधानिक इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इस पॉलिटी सीरीज़ का ये पहला सेशन है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे, जिससे हमारा संविधान कैसे ग्रो हुआ, कैसे बना, इस बारे में बात करेंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। इस समय गांधी जी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब था और ये जो समझौता था ये 24 सितंबर 1932 का समझौता था, जिसमें मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान था। और वे इस निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि इन सभी ऑप्शंस में देख लीजिए, वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे थे भारतीयों के लिए डोमिनियन स्थिति बनाई जाने के लिए। 1932 का समय था, इतनी जल्दी ऐसा नहीं हो सकता था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए इसमें भी इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उस समय इस तरीके की बात हो रही थी, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन था। उसमें निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान रखा गया। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। पूना पैक्ट से रिलेटेड, पूना समझौते से रिलेटेड इसमें कई लोगों का योगदान था। इसमें मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद, इन सभी लोगों की मतलब महत्वपूर्ण भूमिका थी। बट मुख्यतः B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये तय किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों को पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में आता रहता है कि क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन में कैसे स्थानांतरित की। जब ये स्थानांतरण हो रहा था तभी 57 में सिपाही म्यूटिनी भी घटित हुई और उसी के आसपास ये स्थानांतरण हुआ, जब उसमें मतलब वो राइफ़ल्स का इस्तेमाल हो रहा था, उसमें एक विशेष प्रकार का चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था, उस समय ऐसा हुआ। तो जब 1857 की बात करेंगे तो उसके आस ही पास में क्राउन में स्थानांतरित हो जाएगी, तो वो होगा ना 1858। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से होने वाले, अंदाजे से समझने वाले, ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए बिना कर सकते। अब रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट वाला क्वेश्चन कई बार बच्चों के एग्ज़ाम में आ चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया और इसमें संशोधन कब किया गया, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 71, 85, 93, इन तीनों में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और 81 में उसको बनाया गया, उसमें संशोधन किया गया। ठीक है, ये सारे बच्चे याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। ये ब्रिटिश ने संशोधन किया और बनाया तब था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कितने सिंपल, कितने हल्के हल्के क्वेश्चन, जो आपके ये फ्री के नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन हैं, है ना। तो इन सबको आप ध्यान से करेंगे। मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मॉर्ले सुधार कह लें या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कह लें, एक ही बात है। ठीक है, इस समय हमारा जो है देश में कई तरीके के कानून बन रहे थे, कोई सुधार आ रहा था, कुछ हो रहा था, विस्तार हो रहा था, ब्रिटिश का विस्तार हो रहा था, उनको कई लोगों की ज़रूरत थी। तो इसमें उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में
बढ़ा ली थी क्षमता, 16 से 60 मेंबर तक पहुंच गए थे। हमें सारे ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखें तो निर्वाचन प्रणाली हो गई, भागीदारी बढ़ाना हो गई, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना हो गया, पूर्ण स्वतंत्रता तो कतई नहीं होगा ये वाला ऑप्शन, पूर्ण स्वतंत्रता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। निर्वाचन प्रणाली की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। युद्ध में सहयोग हेतु क्यों सहयोग करेंगे भाई, ये जो सहयोग हेतु तैयार करना है ये क्रिप्स मिशन का हिस्सा था। तो अब भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना ही सबसे सुटेबल ऑप्शन है और यही आपका उत्तर है। मॉर्ले मिंटो, और ये भी जान ले कि मिंटो कौन थे, मॉर्ले कौन थे। मिंटो जो थे वो सेक्रेटरी थे और लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो आपके उस समय वाइसरॉय थे। मे भी मिंटो वाइसरॉय या मॉर्ले सेक्रेटरी हो सकते हैं। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिंटो कौन थे और मॉर्ले कौन थे। तो ये होमवर्क आप लोगों का है कि आप ये चेक कर लें कि हु वॉज मिंटो एंड हु वॉज मार्ले। ठीक, अब हमारा होता है अगला प्रश्न, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में आया। अभी मैंने बताया कि ये 1909 में आया। इंडियन काउंसिल एक्ट कह लें या मॉर्ले मिंटो सुधार कह लें, ये आपका 1909 में आ गया था। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए जितने भी सुधार से रिलेटेड हैं, पूना पैक्ट से रिलेटेड हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड हैं, ये सब मतलब घूम घूम के प्रश्न आएंगे। या तो ये पूछ लेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को क्या कहते हैं, या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार में कब हुआ, जैसे कि ये प्रश्न आपके सामने है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न मतलब या तो ये या तो वो, है ना। तो ये ज़रूर जान लें कि पता कर लें कि मॉर्ले कौन थे। मॉर्ले आपके सेक्रेटरी थे और मिंटो जो थे वो उस समय वॉइसरॉय थे। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको फ्री के नंबर एग्ज़ाम में दिलाएंगी। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था, इनका सार क्या था। इन्होंने सबसे मोटी चीज़ जो करी थी वो दोहरे शासन की करी थी। क्षमता इसीलिए उन्होंने मिंटो मॉर्ले में बढ़ा दी थी ताकि ये अगर इन्हें भारतीय रिप्रेजेंटेटिव भी रखना पड़े तो इनके ऊपर ब्रिटिश की एक ग्रिप हो, कि जैसे कि इस समय हम लोगों के वहाँ क्या होता है, हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर है, पूरी तरीके से संयुक्त नहीं है, पूरी तरीके से यूनियन नहीं है। पहले हमारे प्रदेश में पहले चीफ मिनिस्टर होता है, फिर उसको और ऊपर मैनेज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर है। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भी इसी तरीके का प्रांतों में दोहरे शासन की प्रणाली देनी पड़ी। पहले क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में उन्होंने दोहरा शासन दिया क्योंकि ये पहले मॉर्ले मिंटो वाले में ये क्षमता बढ़ा चुके थे लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसके मेंबर बढ़ा, उसमें भारतीयों का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया था। सत्येंद्र नाथ सिन्हा उसमें लॉ मेंबर थे पहले। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद जो लोग आए तो उसमें सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले व्यक्ति थे जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक मेंबर की तरह जोड़े गए थे। इसी तरीके से छोटे छोटे प्रश्नों के अंदर प्रश्नों के अंदर जो कि बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से पूरा टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके सारे प्रश्न बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। अब इसको बच्चों हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स, इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं ए और क्रिप्स को कहते हैं सी। तो जब हम इसे LAC कह देते हैं तो ये एक ट्रिक बन जाती है हमारी। इंडिया और चाइना के बीच जो ये है, जैसे LOC है इंडिया और पाकिस्तान का, वैसे ही LAC भी है जो इंडिया और चाइना के बीच है। तो जब हम बात करते हैं 3 मंत्रियों में गठित था जो कैबिनेट था, तो हम LAC की ट्रिक से समझ लेंगे और एमरी को अकेला छोड़ देंगे, ये नहीं थे। ठीक है,
तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? अब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर भी हमारा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो जब वो 1950 से लागू हुआ तो उसके पहले हमारा संविधान धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, बन रहा था, पूरी तरीके से बना नहीं था। काउंसिल एक्ट आए 1909, 1919 है ना, 1935। तो जब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये एक बड़ा हिस्सा हमारे 1950 वाले संविधान से 1950 वाले संविधान में से जो है जुड़ा हुआ है। तो जब तक हमारा संविधान नहीं आया तब तक हम इसी पे वर्क करते रहे। भारतीय नेताओं के परामर्श से तो उस समय कानून बन रहा था, चलता ही कैसे, 1950 वाला बाद में लागू हुआ। इंग्लैंड का संविधान तो हम नहीं ले सकते थे क्योंकि हमने उन्हीं से अपने आप को स्वतंत्र किया था, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1935 के भारत अधिनियम है ना, इसको लघु संविधान भी कहते हैं, इससे हमने लिया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए तब इजी हो जाता है जब हमें पता हो कि जब मुख्य मुख्य घटनाएं भारत में घट रही थी, जैसे 1932 का पूना पैक्ट, 1909 में काउंसिल एक्ट, 1919 का काउंसिल एक्ट, 1947 का गवर्नमेंट 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर स्वतंत्रता के समय 1947 के समय कौन हमारा वाइसराय था। डूरंड योजना नहीं थी। मॉर्ले मिंटो 1909 के सुधार हैं, बात 47 की हो रही है। वेवल प्लान नहीं, ये भी नहीं था। डूरंड प्लान ये भी नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पे वाइसराय थे और उन्होंने भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ सौंप दिया, ठीक है, वापस सौंप दिया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को ऑप्शन में से ही समझेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, बशर्ते आपने इन सभी को एक एक बार सुना हो या पढ़ा हो। इससे आपका रिवीजन होगा। आप डूरंड योजना सर्च कर लीजिए किस लिए आई थी, मॉर्ले मिंटो योजना, तुरंत आप ऑप्शन से ही तैयारी करिए तो भी आपका एग्ज़ाम निकलना निश्चित है। ये सारे ऑप्शन ज़रूरी हैं, इन पे प्रश्न आ सकता है। मॉर्ले मिंटो पे भी प्रीवियस आपने कितने सारे प्रश्न देखे हैं ना। तो जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, अभी MCQ लगाएंगे इस तरीके से, तो आपका आराम से एक 70 से 75% पोर्शन MCQ से ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसी की तरह पेपर आता है। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पढ़ लीजिए। मॉर्ले मिंटो सुधार आपने पढ़ा है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व थोड़ा बहुत उन्होंने दिया था। भारत सरकार अधिनियम, स्वशासन हम खुद से अपना करेंगे। भारतीय कैबिनेट मिशन, विधानसभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि माउंटबेटन प्लान के बाद हुआ है विभाजन, तो जाहिर सी बात है साइमन कमीशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे टॉपिक्स में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके पॉइंट्स नोट करेंगे, तो हम वैसे भी अपनी चीज़ों को बहुत ईजिली कर पाएंगे। एग्ज़ाम हमारी ग्रिप में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब सारी पढ़ाई करिए और क्वालिफायर बनिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।